नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी की आवाज अब पूरे देश में सुनाई देने लगी है। न केवल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, बल्कि जिन्हें राहुल गांधी बब्बर शेर कहते हैं, वो बीजेपी की जातियों के खिलाफ खुलकर खड़े हो रहे हैं। बल्कि डरो मत वाली बात पर अब इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह से चलता हुआ दिख रहा है। टीएमसी में जिस तरह की तोड़ फोड़ हो रही है, उसका करारा जवाब ममता बनर्जी उधर दे रही हैं। ये भी डरो मत वाली राजनीति का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इधर जंतर मंतर पर युवाओं के धरने को आज पूरे 15 दिन हो गए, 2 हफ्ता। जी हां, 2 सप्ताह पहले शनिवार को ही जंतर मंतर पर अभिजीत दिपके ने फिर से आंदोलन शुरू किया था और अब इसमें न केवल सीजेपी के समर्थक बल्कि अलग अलग पार्टियों और संगठन के लोग भी पहुंच रहे हैं। आज वहां आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह पहुंचे और उन्होंने वहां से देश की सरकार को, यानी सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी की सरकार को वहां से ललकारा है। जरा सुनते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। जंतर मंतर पर आज जब संजय सिंह पहुंचे, क्या कुछ हुआ और इधर ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, राहुल गांधी के बब्बर शेर क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें आप तक हम लेकर आएंगे। लेकिन पहले सुनिए यहां संजय सिंह को। इस देश से 190 साल का अंग्रेजों का शासन कैसे गया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन से गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन से गया, शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से गया, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्ला, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लाली और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब ये मुल्क आजाद हुआ। ये मुल्क उन लोगों की बदौलत याद रखना, उन लोगों की बदौलत ये मुल्क आजाद नहीं हुआ जो उस जमाने में अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। नाम ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, नाम ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। सदन में मुझसे कहने लगे वंदे मातरम पे बहस करो। मैंने कहा पे ही मानो, 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम लगा के तुम्हारे पुरखे जेल गए थे। 4 के नाम बताओ। वंदे मातरम की बात करते हो, भारत माता की जय की बात करते हो तुम लोग। तो सुन रहे थे यहां पर संजय सिंह सीधा सीधा ललकार रहे हैं नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को। और पूरी बीजेपी जो है वो कोशिश में है, बीजेपी पूरी तरह कोशिश में है कि इस आंदोलन को दबाए। कांग्रेस के का जो आंदोलन है उसको दबाने की कोशिश बीजेपी लगातार करती आई है, आप देखते हैं। लेकिन अब जंतर मंतर पर जो हो रहा है उसको भी दबाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। पुलिस के जोर से लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोग नहीं डर रहे हैं। युवा वहां डटे हुए हैं, 2 सप्ताह हो गए। और जिन पर पुलिस और कानून का डंडा बीजेपी जबरदस्ती चलाने की कोशिश करती है, उनका मुकाबला करने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने वकीलों से हैदराबाद में हुए नेशनल लीगल कॉन्क्लेव में एक अहम आह्वान किया है। जी हां, यहां उदय भानु चिब का नाम ले रहा हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर हैदराबाद में जो कॉन्क्लेव हुआ है वो लीगल कॉन्क्लेव है, यानी वहां पर आए देश के वकील और वकीलों से क्या कुछ कहा है, क्या आह्वान किया है यहां उदय भानु चिब ने, जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जरा सुन लीजिए। एक यूथ कांग्रेस का साथी होने के नाते मैं आपसे क्या उम्मीद रखता हूं या संगठन आपसे उम्मीद क्या रखता है, चाहे ये पेपर लीक हो, चाहे कोई भी करप्शन की चीज हो, चाहे यूएस ट्रेड डील की बात हो जिसमें यूथ कांग्रेस के साथी जेल गए, तिहाड़ गए, या कोई भी वैसी चीज जिसमें ये बीजेपी सरकार हमारे देश के लोगों को दबाती है, या वो लोग जो गलत नीतियां बीजेपी करते हैं उसके खिलाफ, वो जो लोग बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं उसके ऊपर सिस्टम के द्वारा दबाने की कोशिश करती है। चाहे वो यूथ कांग्रेस के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो या कांग्रेस के लोग नहीं हो, लेकिन वो भारतीय हो जो सच के लिए इस बीजेपी सरकार से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, ये जानते हुए कि अगर हम सच का साथ देंगे, बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ बोलेंगे तो हो सकता है उनको जेल भेज दिया जाए। लेकिन वो लोग हिम्मत रख रहे हैं और शायद उसकी कीमत भी चुका रहे हैं। मेरी उम्मीद, उपेक्षा सभी साथियों से जो एडवोकेट यहाँ पे हैं, ये है कि आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए, उनको लीगल सपोर्ट कीजिए। चाहे यूथ कांग्रेस के साथी हो, कांग्रेस के साथी हो, या वो लोग जो बीजेपी के करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, और बीजेपी जब उनको
जबरदस्ती दबाने की कोशिश करती है, गलत धाराएं केसेस लगाने की कोशिश करती है, तो आप उनकी आवाज बनिए, आप उनके केसेस को डिफेंड कीजिए। इससे बड़ी सर्विंग और कुछ आज के डेट में हो नहीं सकती जो हम लोग कर सकते हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां पर सीधे सीधे कह रहे हैं उदय भानु चिब कि आप उन लोगों को लीगल सलाह ही नहीं दीजिए बल्कि उनको सहायता, लीगल सहायता दीजिए, यानी उनके केसेस को लड़िए। युवा कांग्रेस के तेवर इस समय बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बन गए हैं दोस्तों। दरअसल आज का युवा देख रहा है कि बीजेपी ने उसके साथ क्या खिलवाड़ किया है और यह खिलवाड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज फिर से पेपर चोरी की खबर आई है और इसकी जानकारी देते हुए श्रीनिवास बीवी, आप जानते हैं पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब वो सीधे कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो श्रीनिवास बीवी ने क्या कुछ लिखा है आपके सामने रख रहा हूं। श्रीनिवास बीवी लिख रहे हैं कि बीजेपी सरकार में पेपर लीक के बाद पेपर चोरी भी होने लगे हैं। मध्य प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में परीक्षा से ठीक पहले क्वेश्चन पेपर की ही चोरी हो गया, जिसके कारण परीक्षा रद्द हो गई। बीजेपी की नकारा सरकार और उसका घटिया सिस्टम नए नए तरीकों से छात्रों का भविष्य तबाह कर रहा है, उनकी मेहनत और सपनों को रौंद रहा है। युवा इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, ये कहना है श्रीनिवास बीवी का। श्रीनिवास बीवी ये जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में युवा अब किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन देश की सरकार क्या कर रही है युवाओं के खिलाफ। जबकि युवाओं के पक्ष में अगर ऐसा होता तो उनके पेपर चोरी नहीं होती, न ही लीक होते परीक्षा में, परीक्षा से पहले पेपर लीक होना, अब पेपर ही, प्रश्न पत्र ही चोरी कर लिया जाए तो इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है। बीजेपी को युवा माफ नहीं करेंगे और राम मंदिर में चोरी करने वालों को श्रद्धालु इस बारे में माफ नहीं करेंगे। और इस बारे में पवन खेड़ा ने एक वीडियो आज पोस्ट किया है। पवन खेड़ा के इस वीडियो को देखिए। हालांकि मंदिर में जो चोरी का मामला है वो अब न सिर्फ राम मंदिर तक ही सीमित है, बल्कि अब देश के कई मंदिरों से ऐसी खबर आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं राम मंदिर में चोरी के मामले में, देखिए जरा। माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। चल रहा था कार सेवा में तो सड़क किनारे में खड़ा था, एक दक्षिण भारत की बेटी आई, मुझसे दौड़ दौड़ मेरे पास आई, कही बाबा मेरे पति शहीद हो गए हैं, इनकी लाशें जलानी है, क्या मैं जला सकती हूँ? हमने कहा बेटा कोई नहीं आया, तुम जला सकती हो। जब वो लाश के पास गई, दौड़ी मेरे पास आई, एक लाल कपड़े में सामान दिया, कहा भैया इसको आप रख लीजिएगा। हमने कहा क्या सामान है मेरी बहन? कहे आप खोल के देख लीजिए। हमने खोल के देखा, उस बेटी की मंगलसूत्र था। उसने कहा मेरे पति कारसेवा में शहीद हो गए हैं, इस मंगलसूत्र को आप राम जन्मभूमि में लगा दीजिएगा। हमने कहा बेटी मेरे हाथ से नहीं लगाया जा सकता है, हम साधु संत सन्यासी हैं, मैं वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी राम जन्मभूमि बनेगा तो आकर के इस मंगलसूत्र को आप दान पेटी में डाल देना, तेरा मंगलसूत्र दान पेटी में चला जाएगा। और राम जन्मभूमि बनने के बाद वो बेटी यहाँ आई और अपना मंगलसूत्र उतार करके हमारी बेटी दान पेटी में डाली। इन चंदा चोरों ने उस मेरी बेटी के मंगलसूत्र को भी चोरी कर लिया है। रखा जा सकता है इन दुष्टों को, रखा जा सकता है इन दुष्टों को, प्रयोग कर दिया हूं। जो राम का न हो क्या हो सकता है। तो सुन रहे थे आप यहां पे, जो राम का ना हो वो किसका हो सकता है। मंगलसूत्र भी चोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के समय 2024 का चुनाव याद कीजिए, उस समय कह रहे थे ये मंगलसूत्र भी चोरी कर लेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं, अब यहां साधु संत ही कह रहे हैं कि ये किसी के नहीं हो सकते, जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। चोरी का मामला बहुत गंभीरता से यहां उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। तो नजर आ रहा है दोस्तों कि बीजेपी बुरी तरह फंस रही है और जहां उसे जीत मिली और विरोधियों को पस्त करने की कोशिश बीजेपी की, उसमें भी वो फंसी रही है। जैसे टीएमसी में एक बार फिर टूट हुई है, आप जानते हैं टीएमसी में टूट कई बार हुई और वो भी इस चुनाव के बाद हमने देखा, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद, लेकिन एक बार फिर टूट की ही नजर आ रही है। इस बार ममता बनर्जी की सरकार, ममता सरकार में वित्त मंत्री रही ममता की करीबी चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी के काली घाट स्थित आवास पर हुई तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था उनको, चंद्रिमा भट्टाचार्य को। उन्होंने वरिष्ठ नेता सुब्रत बख्शी की जगह ली थी। पार्टी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी चंद्रिमा को।
3 बार विधायक रह चुकी चंद्रिमा भट्टाचार्य को 2026 के हालिया बंगाल विधानसभा चुनाव में दमदम उत्तर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सौरभ सिकंदर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब वो भी पार्टी से अलग हो गई हैं। इतनी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी की एक मुख्य कर्ता धर्ता कार्यकर्ता और प्रदेश की अध्यक्ष जिन्हें चंद्रिमा भट्टाचार्य जिनको बनाया था प्रदेश अध्यक्ष ममता बनर्जी ने, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। इसके बाद जब वो अलग हो गई तो ममता बनर्जी ने अब कमान संभाल ली है। कमान संभाली है वो तो खुद चेयरपर्सन हैं ही पूरे पार्टी एआईटीसी की, यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, लेकिन उसके अलावा ममता बनर्जी का कहना है कि अब मैं प्रदेश की भी चेयरपर्सन हूं। ममता बनर्जी ने जो कहा है जरा आपके सामने ला रहा हूं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं घोषणा करती हूं कि आज से मैं पश्चिम बंगाल राज्य टीएमसी अध्यक्ष की भूमिका भी संभालूंगी। पार्टी कमेटी में 2 और लोगों मदन मित्रा और कुणाल घोष को शामिल किया गया है। दोनों को इस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो ममता के इस पलटवार से जाहिर है कि वो इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं है। और उधर राहुल गांधी के जो बब्बर शेर हैं वो भी इतनी आसानी से झुकने वाले नजर नहीं आते हैं। और उधर युवाओं की टोली जो बैठी हुई है जंतर मंतर पर, वो आज 2 सप्ताह के बाद 15 दिन पूरे हो गए, लेकिन वो भी झुकने को तैयार नहीं है। तो क्या सरकार झुकेगी? बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चौतरफा घिरे हुए हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को चौतरफा घेरने की कोशिश किसने की है? तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने सीधी चुनौती कैसे दी है ये, और साथ में अपडेट्स जो जंतर मंतर से हैं वो भी आप तक हम पहुंचाने की